देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश के रीवा में 16 अप्रैल से 16 मई तक निकलेगी सम्यक अभियान संकल्प यात्रा। देवतालाब से शुरू होगी यात्रा, हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतालाब से है, जहां डॉक्टर एस तिवारी के नेतृत्व में सम्यक अभियान संकल्प यात्रा 16 अप्रैल से 16 मई तक निकाली जाएगी, जो पूरे जिले में भ्रमण करेगी, जिसका आज देवतालाब में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। बताया गया कि इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश के नियम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रदेश में जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करना, सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक अपमानित करने की परंपरा बन गई है। शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखने हेतु संकल्पित रहेंगे। देखिए कार्यक्रम एस तिवारी ने मीडिया से क्या कहा। इस गलत फहमी में नहीं रखिए, हमको कोई हरी झंडी नहीं मिली है, ना ही कोई टिकट मिला है, ना ये गलत फहमी में रहना चाहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहता हूँ जिसमें कांग्रेस की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और जिसको भी टिकट मिले वो चुनाव यहाँ जीत जाए। इस तरह का वातावरण यहाँ निर्मित करना चाहता हूँ। हमें कोई हरी झंडी नहीं मिली है। जिस तरह के वातावरण देखा जा रहा है, आप कहीं 13 वर्षों से देश चुनाव के समाज के लिए काम कर रहे हैं और उसके पहले भी 13 वर्षों से कर्मचारी आए नेता लोग और चुनाव लड़े और काफ़ी मतों से हार गए। इसके बारे में क्या पार्टी प्रयोग करता है, पार्टी के बड़े नेता हैं जो ये रीति नीति तय करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी फायदे के लिए किए होंगे, लेकिन हम समझते हैं अभी बड़ा निष्पक्ष निर्णय होगा, जो मेहनत करने वाला होगा, सर्वे होगा, जो जनप्रिय होगा, अच्छी छवि का होगा, उसको पार्टी टिकट देगी और हमारी सरकार बनेगी। कब से यात्रा निकलेगी? ये यात्रा आज से ही शुरू हो गई है और ये पूरी 1 महीने 266 पोलिंग को 30 सेक्टर में बना करके 30 मीटिंग होगी और ये आवासीय यात्रा होगी। पूरे दिन यात्रा चलेगी, रात में भोजन और विश्राम होगा, सुबह फिर यात्रा चलेगी। ये पूरे 30 दिन की होगी। 16 अप्रैल से 15 मई तक लगातार अनवरत ये यात्रा चलेगी। भास्कर राव गोखले जी ने जिस मुद्दे को लेकर के देवतालाब में नहीं, इस जिले में नहीं, प्रदेश में और इस पूरे देश में ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, जिसके कारण से हमारा जो राष्ट्र का भविष्य है, अगर वो खराब होगा तो हमारा देश खतरे में चला जाएगा। और आज ये जो सम्यक अभियान है, जिसको हम हल्के में समझते हैं, ये निश्चित तौर पर हमारे इस देश के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। मैं स्वयं शैक्षणिक संस्थान 25 वर्षों से चलाता हूँ, 2 पीढ़ी, अब लगभग तीसरी पीढ़ी वहाँ आकर के पढ़ने लगी। वहाँ पर पढ़ लिख करके लोग निकले। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा बेरोजगारी ही रही। कुछ समय पहले यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके न सिर्फ अपने प्रदेश और देश में बल्कि विदेशों में भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसी सरकार की रीति नीति बनी है जिसके कारण से युवा मायूस हुआ है, बेरोजगार हुआ है, निराश हुआ है और उसको देश के निर्माण में जो अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए थी, आज वो या तो अपराध की तरफ जा रहा है या नशे का गिरफ्त में जा रहा है। और अगर हमारी देश की युवा, उसकी ऊर्जा, जिसको इस देश के विकास में आगे आना चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए, रिसर्च में आना चाहिए, वो अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे देश में खतरे का संकट तैयार हो रहा है। हम अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को इकट्ठा करें और अपने जिंदाबाद का नारा लगाएं, अपना उपयोग करें और उनकी भविष्य की चिंता न करें, ये हम स्वयं में एक अपराध का काम करते हैं। आज उमाशंकर त्रिपाठी जी जैसा कह रहे थे, जब हम लोग गाँव में जाते थे तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी तो समस्या थी, लेकिन आवारा पशु जो हमारे किसान की खेत की फसल को चौपट कर दिए और ठंड का समय में जब किसानों को खेतों में हम लोग कार जलाते हुए देखते थे पूरा परिवार के साथ, रात भर जगते नहीं थे और किसी दिन अगर धोखे से नींद लग गई तो पूरी उनकी 4 महीने की फसल चौपट हो गई।
निश्चित तौर पर दूसरी बहुत बड़ी समस्या इस जिले की है और उसका भी समाधान होना चाहिए। हम आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब से कहेंगे कि अगले चरण में उस बात को भी जोड़ा जाए, क्योंकि जो देश की हमारी जनता, हमारा जनमानस जिस कारण से प्रताड़ित है, परेशान है, वो बेरोजगारी भी है और दूसरी समस्या वो भी है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद में यदि आपने जो वादा किया उसे निभा नहीं सके तो यहाँ की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए जबरदस्ती में कोई बात न बोली जाए कि हम इनको ये दे देंगे, इनको ये दे देंगे, इनको ये दे देंगे, नहीं। इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट को मैंने धन की कमी को देखते हुए ये बात बड़ी स्पष्ट किया है कि ये पुराने राजा महाराजाओं के पास बहुत अधिक संपत्ति है। गलत तरीके से कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट उस समय बना था। मैं बिल्कुल भाषण नहीं दे रहा हूँ, सामान्य रूप से आज केवल चर्चा कर रहा हूँ। और एक आग्रह है, हमारे तिवारी जी जरा ध्यान दे के सुनिएगा। यहाँ देवतालाब में जो पिछली बार कार्यक्रम हुआ था उसमें मैंने हर मुद्दे पर चर्चा किया था। इन बातों के साथ साथ उन बातों को जोड़ते हुए आप LED स्क्रीन पर हर कार्यक्रम में हर दिन सभा के टाइम में दिखाएं। उस दिन की सभा को जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैं मुद्दों को ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ। बात हर मुद्दे के बारे में थोड़ा बारीक चीज़ों को बताने जा रहा हूँ आज। देखिए, संकल्प यात्रा प्रदेशव्यापी पहले निकल चुकी है। ये विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा है। वो ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे डॉक्टर SS तिवारी यहाँ के समन्वयक है सम्यक यात्रा के, सम्यक अभियान के, तो वे पूरे गाँव में जाए, बूथ स्तर पर जाए और हर बूथ में जाके युवाओं को संकल्प यात्रा के मुद्दे बताए कि क्या मुद्दे हैं, युवा जागरूक होंगे। और एक बात ये भी है कि यदि वे युवाओं के मुद्दों के आधार पर लोगों को एक साथ लाते हैं, युवा मुद्दों से विज्ञ हो जाते हैं, तो युवा जब मुद्दों से विज्ञ हो जाएंगे, लोगों को जानकारी मिली तो लोगों का समर्थन मिलेगा उन्हें। जब लोगों का समर्थन मिलेगा तो राजनीतिक दल जिनको समर्थन मिलता है उनके साथ चलते हैं। निश्चित रूप से यदि वो कांग्रेस पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी भी देखेगी कि भाई ये इनको समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें टिकट मिल सकती है। और यदि वो टिकट मिलेगी तो टिकट मिलने तक सीमित नहीं रहेंगे। समर्थन जब मिल जाएगा इन 30 दिनों में, तो जो समर्थन देने वाले बड़े मजबूती के साथ साथ चलेंगे और चुनाव भी जीत सकते हैं, हमें उम्मीद है। और चुनाव जीतने या विधायक बनने या टिकट देने, ये मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है युवाओं की समस्याओं का समूल निराकरण, और वो निराकरण के लिए एक तारीख तय है, वो है 1 जनवरी 2024 युवा दिवस के दिन। मुझे युवा दिवस के दिन अपने संकल्प को पूरा करना है और संकल्प को पूरा करने के लिए विधायकों की संख्या पर्याप्त चाहिए। सरकार का बनना अनिवार्य है। सरकार बनेगी तो युवाओं का संकल्प पूरा होगा। इस उद्देश्य के साथ यह सम्यक यात्रा क्षेत्रीय स्तर पर शुरू की जा रही है। प्रारंभ करने के लिए, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए पधारे सम्यक अभियान के प्रेरणा स्रोत, प्रख्यात चिंतक, विचारक, और जिन्होंने इस सम्यक अभियान की रचना की, श्रद्धेय भास्कर राव रोकड़े जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के। मुझे लगता है इस बात को कमलनाथ जी जो हमारे राज्य के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अनेक बार इस बात को दोहराया है। लेकिन जहाँ तक टिकट के आवंटन का प्रश्न है, ये शुद्ध रूप से राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर इसका निर्धारण होता है। जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, तैयारी जरूर कमलनाथ जी ने पूरी तैयारी, मैं तो कहूँगा कि कमलनाथ जी इस पूरे 5 वर्ष में लगातार जब कभी भी उन्होंने मीटिंग आहूत किया है तो एक तरीके से वो चुनावी तैयारी के मोड में ही रहे। तो इसलिए अब इसका कोई बहुत प्रश्न नहीं रह गया है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जिसको मिल जाएगा वो लड़ देगा। ये तैयारी कांग्रेस की पूरी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोलना है जैसे कि आने वाले पहले भी समय में पहले अच्छा हिस्सा भी आ जाते थे, हाँ। इस बार क्या रहा? नहीं, पैरासूट का प्रश्न तो नहीं है। बार बार हमारे नेताओं ने इस बात को साफ किया है, इंगित किया है। लेकिन इतना बड़ा दल है और इतना बड़ा देश और राज्य है, हम इस बात को कैसे आज से बोल दें कि कहाँ और कब क्या होगा। ये बात सही है कि जब
कठिनाइयाँ होती हैं उसी से आदमी सचेत होता है। तो जो पूर्व के परिणाम है रीवा जिले के विशेष करके, वो हमको आभास कराते हैं कि हमको इस बार और सतर्कता से रह करके कैंडिडेट के लिए निर्णय करना पड़ेगा। देवतलाव में तो 2 पंचवर्षीय से प्रयोग ही चल रहा है, इस बार क्या होगा? नहीं, देवतलाव भर का प्रश्न नहीं है, प्रयोग के तमाम है, हर जगह प्रयोग होता है और प्रयोग प्रकृति का ये नियम है। प्रयोग कोई नई चीज़ नहीं है, कोई दल भर में प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी प्रयोग करती है, कभी हमको आगे कर देती है, कभी किसी और को कर देती है। तो ये प्रगति जिसको करना है वो प्रकृति के संरक्षण में जाएगा और ये उसी के एक पार्ट है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजा हैं पूर्व के 1947 के पहले है नहीं थे। तो जब मर्जर की बात आई तो उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अरे हम अंग्रेजों के माध्यम से राजा तो बने थे, महाराजा तो बने हुए थे, उन्हें अधिकार दिए थे, देश स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ, हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो जैसे कि हमको न्यायालय न जाना पड़े, न्यायालय हमारे दरबार पे आए, हमारी इतनी आय थी, उसके एवज में हमें पेंशन यानी प्रीवी पर्स मिलना चाहिए और भिन्न भिन्न तरीके की मांग, इतनी तोपों की सलामी चाहिए, अलग अलग तरीके की। उसी में एक बात, प्रीवी पर्स बड़ी खतरनाक थी। प्रीवी पर्स आय के अनुसार बनाए गए तो कुल 561 रियासतें थी पूरे देश में, 561 रियासतें। उसमें से कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको 8,898 औंस अर्थात 25,500 तोला सोने की कीमत की बराबर की राशि प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दी जाती है। ऐसा सुनने में लगता होगा ये कौन सी बड़ी बात, लेकिन उस जमाने की बात है। 25,500 तोला तो अभी सोना तो अभी भी जोड़ सकते हैं। उस समय जो बजट था भारत सरकार का, उस बजट का 28.13% राशि प्रीवी पर्स में चला जाता, इतनी बड़ी राशि। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस समय बनी थी। वो राजा महाराजाओं ने क्या किया उस समय में, ये एक मर्जर एग्रीमेंट के समय प्रावधान था कि इनको आजीविका चलाने के लिए इतनी संपत्ति देनी होगी, उतनी संपत्ति जमीन आदि आदि उनको आजीविका के लिए दी गई। उसके बाद की जमीन को उन्होंने क्या किया, सारे नौकर चाकर कुत्ते बिल्ली के भी अगर कोई नाम रखे तो उनके नाम से, या नातेदार रिश्तेदार सबके नाम कर लिया। और बाकी और जो संपत्ति थी एसेट से, उस समय भी स्कूल चलते थे, कॉलेज चलते थे, कुछ मिल्स चलती थी, उन सबको प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में परिवर्तित कर लिया। सब में सारी संपत्ति को बचा के रख लिया, जबकि इतनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। उसी प्रकार ये जो किले महल आदि हैं, ये किले और महल आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी के होते हैं, पुरातत्व महत्व के, इस पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। तो उस समय ये व्यवस्था दी गई थी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, ये पद से हटेंगे तो भी इनकी गरिमा है, तो उनको एक सरकारी आवास दे दिया जाता है जीवन भर रहने के लिए। लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बच्चे को दिया जाता है क्या आवास? क्यों भाई दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता ना। तो उसी प्रकार उनको भी वो महल में नहीं रहना था। उसमें लिखा है कोविनेंट मर्जर में 1947 से पहले जो राजा या महाराजा की गद्दी पर बैठे थे उन्हें अपने जीवन काल में राजमहलों में, किलों में रहने का अधिकार होगा।